हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स। और इसी क्वेश्चन को के स्मॉलेस्ट के एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको एक n क्रॉस n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसके साथ एक के दिया जाएगा और आपने बताना है कि के स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा। यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल मैंने दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं जो दोनों ही 4x4 के हैं। यहाँ पर आपको थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है आपको बताने का है कौन सा है। तो अब अगर आप इस पर सर्च करोगे कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा तो आपको पता चलेगा कि यह है फर्स्ट स्मॉलेस्ट, यह है सेकंड स्मॉलेस्ट और यह है थर्ड स्मॉलेस्ट। तो 27 जो है वो रिटर्न हो जाएगा और इस मैट्रिक्स के अंदर हमें जो है सेवन्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है रिटर्न करने का है। तो अगर आप ढूंढोगे सेवन्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ है ना। ये सेवन्थ है, ये एट्थ है। तो सेवन्थ रिटर्न करने का है तो सेवन्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर 30 होगा। तो आपने 30 जो है रिटर्न कर देना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद एक आध दो टेस्ट केसेस और सैम्पल टेस्ट केसेस देख लेने के बाद आपके दिमाग में जो सबसे पहला सोल्यूशन आता है वो होता है ब्रूट फोर्स। और ब्रूट फोर्स कहता है क्या है कि आप क्या करो, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को आप वेक्टर के अंदर पुश बैक कर दो और डायरेक्टली k-1 मतलब k अगर पोजीशन है तो k-1 इंडेक्स की रखी वैल्यू को रिटर्न कर दो, यानी कुछ यूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें के स्मॉलेस्ट नाम के फंक्शन को जो है कंप्लीट करने का था और हमें मैट्रिक्स दिया गया है। मैक्स एक ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है जिसे 1000 ऑलरेडी इनिशलाइज है, वो 1000 है और इंट n है साइज इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर है तो एक ही काफ़ी है और एक के स्मॉलेस्ट जो हमने रिटर्न के स्मॉलेस्ट जो हमने बताने का है। तो मैंने एक वेक्टर बनाया और दो लूप लगा करके जो दो n तक चलते हैं उसे मैंने वेक्टर में पुश बैक करके फिर अंत में उसे शॉर्ट करके k-1 की वैल्यू जो है रिटर्न कर दी। तो ये काफ़ी सिंपल सा कोड था ब्रूट फोर्स। नो डाउट ये काफ़ी बेकार है क्योंकि हमने इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ ही नहीं किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि ये रो वाइज शॉर्टेड है, रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड है। हमने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, फालतू में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से बढ़ा दी। अगर आप इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चला कि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हुई हैं। पहला कि केथ निकालने का है और दूसरा कि स्मॉलेस्ट निकालना है। तो अगर आपको केथ दिया होता है और स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम या से कुछ निकालने का होता है तो आपके दिमाग में एक और सोल्यूशन आता है, वो होता है हीप का। तो हीप बोलूँ या फिर प्रायोरिटी क्यू, तो जनरली केथ स्मॉलेस्ट, केथ लार्जेस्ट या फिर केथ इस तरह के क्वेश्चंस में जो है हीप काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। नो डाउट ये वाला जो हीप वाला जो सोल्यूशन है वो इस पर भी काम करेगा। तो हीप आप मिन हीप मैक्सिम को भी बना सकते हो जनरली, आई मीन प्रायोरिटी क्यू से। हीप से मेरा मतलब प्रायोरिटी क्यू से है। तो प्रायोरिटी क्यू वाला सोल्यूशन ये रहा। यहाँ पर मैंने मिनहिप का यूज़ कर रखा है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर ग्रेटर इंट पी क्यू मैंने वेरिएबल बनाया है प्रायोरिटी क्यू का यानी हीप का। मैं करता क्या हूँ कि जितने भी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये दोनों, ये जो फंक्शन है ना ये वाला, ये दोनों के लिए सेम है, यहाँ के लिए भी यहाँ पे, तो मैंने दोनों अलग अलग नहीं एक ही जगह पे लिख रखा है। खैर, तो मैंने दो लूप लगा करके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी वैल्यूज़ थे उन सबको मैंने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। एक एल नाम का वेरिएबल बनाया जो 0 से इनिशियलाइज हो रहा था और लूप चलाया जब तक k-1 नहीं हो जाता। अब तब तक ये लूप चलाओ और प्रायोरिटी क्यू के अंदर रखी सारी वैल्यूज़ को टॉप के पॉप करते जाओ। तो आप अगर पॉप करते जाओगे जब तक कि k-1 तक हिट ना हो जाए, क्योंकि k-1 पे ही वैल्यू होगी, क्योंकि ये पोजीशन दे रखा है k। क्योंकि अगर आपने मिन हीप यूज़ कर रखा है तो सारे जितने भी मिन वैल्यूज़ होंगी, मतलब मिनिमम वैल्यूज़ होंगी, वो सारे ऊपर होंगे और सारे मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगे वो नीचे होंगे। आई होप आपको पता होगा कि प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करता है। तो प्रायोरिटी क्यू दो तरीके के होते हैं, मतलब आई मीन हीप दो तरीके के होते हैं, मिन हीप और एक मैक्स हीप। मिन हीप में क्या होता है कि सारे मैक्सिमम वैल्यूज़ ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड होता है मैक्स हीप के केस में। और मिन हीप के केस में ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड होता है, मतलब मिनिमम सारे वैल्यूज़ ऊपर होते हैं इन केस ऑफ मिन हीप और सब बड़ी वैल्यूज सारी ऊपर होते हैं इन केस ऑफ मैक्स हीप। तो यहाँ पे मैंने मिन हीप यूज़ कर रखा है, तो जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो सारे ऊपर होंगे। तो अगर आप उन्हें k-1 तक, आई मीन एल एक जीरो वैल्यू है, जब तक वो k-1 के बराबर नहीं हो जाते आप पॉप कर दोगे तो सारी मिनिमम वैल्यूज़, मतलब k-2 मिनिमम वैल्यूज़ हट जाएंगी और k-2 वैल्यू जो पीछे जो पोजीशन होगा वो टॉप पे होएगा, आप उसे रिटर्न कर दोगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिन हीप ही आप यूज़ करोगे, मैक्स हीप भी आप यूज़ कर सकते हो। बट इन दैट केस आप इस दूसरा वाला लूप यानी जे लूप के अंदर ही आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक चेक लगा दोगे कि क्या प्रायोरिटी क्यू की साइज़ ग्रेटर देन के है। अगर के है तो उसे पॉप कर दो और जो टॉप की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। मैं क्या कह रहा हूँ,
ये रहा वो मैक्सिफ का सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, एन साइज दे रखा है, और एक के हमें जो है के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है हमने रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू बनाया, यहाँ पे मैक्सिफ है आप देख सकते हो। तो मैंने 2 लूप लगाए, एक एक करके मैं मैट्रिक्स के अंदर रखे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को मैं प्रायोरिटी क्यू में पुश करता जाऊँगा। और जैसे ही प्रायोरिटी क्यू की साइज़ अगर के से ज़्यादा होता है मैं उसे पॉप कर दूँगा। ऐसा तब तक चलते जाएगा जब तक मैं सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स ना कर लूँ, और एट द एंड जो टॉप पे मेरा आंसर होगा वही मेरा प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होएगा, है ना। आप ट्राई आउट करके भी देख सकते हो, और आपने इस तरह का क्वेश्चन बना रखा होगा, फाइंड द kth एलिमेंट, फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ एरे टाइप के क्वेश्चन को जो है वो इसी तरह से बनता है। नो डाउट ये सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा, पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। नो डाउट ये इससे ब्रूट फोर्स से तो अच्छा है, पर ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल सोल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हम बनाएंगे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अभी तक हमने 2 सोल्यूशन डिस्कस किए हैं। एक था ब्रूट फोर्स कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के उसे आप फैक्टर में पुश बैक कर दो और डायरेक्टली kth -1 की वैल्यू को जो आप रिटर्न कर दो। और जो दूसरा सोल्यूशन जो हमने देखा वो था हीप का। तो हीप पे हम क्या करते हैं, हम मिन हीप मैक्स हीप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप उन दोनों से आपका आंसर जो है आ जाता है। बट जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसमें हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च। सो बिफोर वी मूविंग टू द आवर थर्ड सोल्यूशन वी मस्ट क्लियर विद द व्हाट इज़ बाइनरी सर्च इज़। तो अगर आपको इससे पहले बाइनरी सर्च पता है कि क्या होता है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि बाइनरी सर्च होता क्या है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसे अभी डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो अपना थोड़ी देर के लिए अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। पहले हम बाइनरी सर्च देखेंगे कि वो होता क्या है, कैसे काम करता है, और फिर अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट जिसका नाम है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ रो एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, इस पर हम वापस आएंगे। बाइनरी सर्च नॉर्मल केस में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, और जनरली नॉर्मल केस में वो शॉर्टेड ऑर्डर, मतलब शॉर्टेड होनी चाहिए चीज़ें, मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो और जिस उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे शॉर्टेड होना चाहिए। ये बाइनरी सर्च को लगाने की एक मिनिमल कंडीशन है। अगर आपके पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो शॉर्टेड है, तो आपका दिमाग सबसे पहले बाइनरी सर्च के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च जो है काफ़ी ऑप्टिमल मैनर में एलिमेंट्स को सर्च कर देता है ना। तो बाइनरी सर्च जनरली लगाने के लिए सबसे मिनिमल कंडीशन ये है कि चीज़ें शॉर्टेड होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च की हेल्प से हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट करते हैं। पहला एलिमेंट को सर्च करना, और दूसरा kth एलिमेंट को फाइंड करना। नो डाउट kth एलिमेंट जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी पर तो हमारा पूरा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च, और फिर हम देखते हैं कि फाइंड द kth एलिमेंट इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम बाइनरी सर्च की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्च एन एलिमेंट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च कैसे काम होता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि चीज़ें शॉर्टेड होनी चाहिए, तभी आप बाइनरी सर्च लगा पाओगे। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक एरे ले लेता हूँ जिसमें हमने एक एलिमेंट फाइंड करेंगे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। तो जैसे एक एलिमेंट है 20, 25, यहाँ पर मैंने एक 7 साइज़ का एरे ले रखा है, और ये सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे शॉर्टेड है। तो बाइनरी सर्च हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक लो होता है एक हाई होता है, और जिसे मान के चलिए जैसे आप ढूंढ रहे हो टारगेट एलिमेंट आपका मान के चलो है 45। तो इनिशियली लो में जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और हाई में जो वैल्यू होती है वो होती है 6। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। अब मिड वैल्यू निकालते हैं 0 + 6 दैट इज़ 3 आई मीन 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3। फिर हम चेक करते हैं कि क्या a ऑफ 3 बड़ा है, बराबर है हमारे टारगेट से। तो a ऑफ 3 क्या है, आप देखो 30 जो है वो छोटा है हमारे 45 से। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखो जिसे आप ढूंढ रहे हो दैट इज़ टारगेट वो बड़ा है, और जिसे आप पॉइंट कर रहे हो वो छोटा है, तो आपका जो सर्च ऑफ एरिया होगा वो बड़ी की तरफ होगा। तो लो को कर दीजिए मिड +1 दैट इज़ 4, और हाई तो सेम रहेगा दैट इज़ 6। फिर से मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू होएगा 6 + 4 दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5। तो a ऑफ 5 पे रखी वैल्यू दैट इज़ 5, वही तो हमारा आंसर है। तो वो हमारे बराबर है किसके, टारगेट के। तो टारगेट के बराबर है, तो जो भी तुम्हारा इंडेक्स है दैट इज़ मिड,
दैट इज़ 5, उसे आप सिंपली रिटर्न कर दो। लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट ही ना हो, तो उस केस में हम जनरली -1 रिटर्न करते हैं, तो उसके उसे भी एक बार ड्राई रन करते हैं। तो इसी एग्जांपल में मान के चलो अगर आपका टारगेट हो गया 41 है ना, 41 नहीं हमारे इस एरे में, तो 41 एक बार सर्च करके देखते हैं, तो इस केस में हमारा जो है -1 आना चाहिए। तो लो सिंपली वैसे स्टार्ट करते हैं, तो लो को 0 रखते हैं, हाई को 6 करते हैं, मिड की वैल्यू निकालते हैं डेट इज़ 3। तो ए ऑफ 3 है 30, दैट इज़ स्मॉलर देन 45। तो स्मॉलर देन 45, तो लो को बढ़ा दो मिड +1 से, दैट इज़ 4, और हाई तो रहेगा सेम, दैट इज़ 6। हाई हाई हो जाएगा, हाई तो रहेगा 6, लो हो जाएगा मिड +1 दैट इज़ 4, और अगर हम मिड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 + 4 दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो ए ऑफ 5 पे रखी वैल्यू है 45। तो 45 जो है वो छोटा है, आई मीन सॉरी 45 बड़ा है हमारे टारगेट से, दैट इज़ 41। तो अगर बड़ा है तो टारगेट, तो आप क्या करो, लो को रखो एज एज सेम, दैट इज़ 4, और हाई में असाइन कर दो मिड -1 दैट इज़ 4, और फिर से मिड निकालो, मिड नहीं आएगा तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4। फिर से चेक करो कि ए ऑफ 4 पे रखी वैल्यू क्या है 40। तो 40 जो है छोटा है हमारे टारगेट से, दैट इज़ 41 से। तो अगर टारगेट छोटा है, आई मीन टारगेट बड़ा है हमारे पॉइंटिंग एलिमेंट से, तो लो को कर दो मिड +1 दैट इज़ 5, और हाई हो जाएगा रिमेन सेम, दैट इज़ 4। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लो जो है वो ज़्यादा हो चुका है हाई से, आई मीन लो को जो है क्रॉस कर चुका है हाई। तो अब आपको हो जाना है रिटर्न, और रिटर्न कर देना है -1। -1 का सिंपल सा मतलब है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो हमारे एरे में है ही नहीं, और अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो हम इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। तो ये रहा बाइनरी सर्च का कोड, सिंपल सा। तो इसमें हमने जो है एक एरे मिलता है, वेक्टर या एरे जो भी, और उसके साथ साथ एक एलिमेंट मिलता है। तो जनरली एन जो साइज़ होता है, एन में हम असाइन कर देते हैं वेक्टर की साइज़, और लो जो है 0 असाइन करते हैं, और हाई में जो है n-1 दैट इज़ लास्ट वाले जो है असाइन करते हैं। तो जब तक लो जो है लेस देन होता है या इक्वल्स टू होता है हाई के, आप ये लूप चलाते हो, आई मीन जब तक लो जो है हाई को क्रॉस नहीं कर जाता, आप तब तक ये वाइल लूप लगाते हो। और वाइल लूप में हम करते क्या है, सबसे पहले हम मिड की वैल्यू निकालते हैं, जैसा हम नॉर्मली यहाँ पे भी कर रहे थे, हम मिड की वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ पे आप लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो, बट उसे इंटीजर फ्लो का खतरा होता है, इसीलिए हम लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ताकि इंटीजर फ्लो का जो है चांस है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या ए ऑफ मिड पे रखी वैल्यू एलिमेंट के बराबर है। अगर बराबर होता है तो आप वो मिड की वैल्यू ही रिटर्न कर देते हो, जैसा इस एग्जाम्पल में हुआ था। ए ऑफ मिड की वैल्यू 5 आई थी, जो टारगेट के बराबर था, तो हमने 5 ही रिटर्न कर देना था, उसका आगे चेक ही नहीं किया। अगर एलिमेंट की वैल्यू मतलब ए ऑफ मिड मतलब पॉइंटिंग इंडेक्स पे रखी वैल्यू अगर छोटी होती है एलिमेंट से, मतलब हमारा जो सर्च होगा वो बड़े एलिमेंट की तरफ होगा, तो आप लो को मिड +1 असाइन कर दो। एल्स का मतलब है कि ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एलिमेंट, तो जैसे आप ढूंढ रहे हो छोटे की तरफ है, तो हाई में असाइन कर दो मिड -1। और एट द एंड अगर कभी भी एक कंडीशन हिट नहीं हुई, मतलब आपका एलिमेंट जो है प्रेजेंट ही नहीं है हमारे एरे में, मतलब ये वाला केस, तो उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया था, तो उस केस में हमारा एलिमेंट नहीं था, तो आप उस केस में आप -1 रिटर्न कर रहे थे, तो यहाँ भी हम वही रिटर्न करते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये बाइनरी सर्च का कोड इस तरह से ना दे करके कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इस वाले कोड में और इस वाले कोड में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही काम करते हैं, बस एक थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। इस वाले बाइनरी सर्च के कोड में मतलब इस वाले बाइनरी सर्च के कोड को हम तब यूज़ करते हैं जब आप कंफर्म नहीं होते कि आप जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो वो प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब आप श्योर नहीं होते, आपको लगता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो, एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर वैल्यू प्रेजेंट होती है तो मिड की वैल्यू रिटर्न हो जाती है, और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती तो -1 रिटर्न हो जाता है। बट इस वाले कोड को हम तब यूज़ करते हैं जब आप 100% श्योर होते हो कि आप जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो वो आपके एरे में ही है, मतलब वेक्टर में है। अगर आप 100% श्योर हो, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ,
क्योंकि ये कोड तभी काम करेगा अगर आप 100% श्योर हो कि जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो वो मेरे वेक्टर या एरे में है ही, तभी आपका ये जो कोड है ये वाला काम करेगा। अच्छा, एक और बात, ये पुराने वाले बाइनरी सर्च मतलब इस वाले बाइनरी सर्च में हमारा जो आंसर था वो मिड में होता था, और मिड में होता था जिसमें आप श्योर नहीं हो कि वो है भी कि नहीं, तो उस केस में आपका जो आंसर है वो मिड में होता था, अदरवाइज -1 रिटर्न हो जाता। बट इस वाले में, पर दूसरे वाला जो बाइनरी सर्च का कोड है, इस वाले बाइनरी सर्च के कोड में जो हमारा आंसर होगा, जो इंडेक्स कंटेन करेगा कि वो वैल्यू किस इंडेक्स से प्रेजेंट है, वो कंटेन होगा हमारे लो में। वो लो ही वेरिएबल है जिसमें हमारा आंसर होगा। और इसे समझने के लिए हम एक आध दो ड्राई रन देखते हैं, मतलब ड्राई रन करते हैं, और जैसे जैसे कोड चलता है हम वैसे वैसे करेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कोड जो है काम कर रहा है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही पुराना वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे 10, 20। तो यहाँ पर मैंने एक 8 साइज़ का एक एरे ले रखा है, तो जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, और जिसे मान के चलो अगर आप ढूंढ रहे हो वो वैल्यू है 45। देखना ये 100% प्रेजेंट है, देखिए 45 प्रेजेंट है। तो हमने क्या करना है, इस 45 को सर्च करना बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस कोड ऑफ बाइनरी सर्च। तो हम वही नॉर्मल प्रोसीजर जैसे इसमें लिखा हुआ वही करते हैं। तो सबसे पहले एक लो बनाते हैं जो इनिशियली 0 होएगा, और एक हाई बनाते हैं जो n-1 डेट इज़ 7 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड की वैल्यू निकालेंगे। तो मिड आएगा 3.5 आएगा, पर हम जनरली फ्लोर वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। तो मिड आया 3। हम कंपेयर करेंगे कि मिड ऑफ 3 की वैल्यू छोटी है 45 से, तो आप लो को कर दो मिड +1 डेट इज़ 4, और हाई को कर दो सेम, मतलब हाई तो सेम ही रहेगा। फिर हम करते हैं मिड की वैल्यू निकालते हैं, तो मिड की वैल्यू आएगी 5, 10.5 आएगा, पर हम फ्लोर वैल्यू 11 आएगा, 11/2 डेट इज़ 5.5, बट हम फ्लोर वैल्यू कंसिडर करेंगे डेट इज़ 5। फिर से कंपेयर करेंगे कि ए ऑफ 5 जो है वो छोटा है 45 से, तो लो को कर दो मिड +1 डेट इज़ 6, और हाई तो रहेगा रिमेन्स सेम डेट इज़ 7। तो मिड की वैल्यू आ जाएगी 6 + 6 12 + 13 +1 13, तो 6 + 7 13 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 6.5, पर हम करते हैं फ्लोर वैल्यू कंसीडर, तो हो जाएगा एरे ऑफ 6, मिड m ऑफ m इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे मिड की वैल्यू आई 6। अब कंपेयर करेंगे a ऑफ 6 पे रखी वैल्यू क्या है, a ऑफ 6 पे रखी वैल्यू 45 है, तो a ऑफ 45 है मतलब हमारे टारगेट के बराबर है, तो एल्स में आएगा। कम होता है तब हम मिड +1 करते हैं, और एल्स में कब आता है, जब ज़्यादा या बराबर हो जाए। तो यहाँ पे बराबर हो गया ना, तो जैसे ही बराबर हुआ तो आप लो को तो 6 रखो, पर मिड हाई में ऐसा नहीं कर दो, मिड -1 डेट इज़ 6 - 1 डेट इज़ 5। अब देखो जैसे ही लो ज़्यादा हो गया हाई से, यानी वाइल कंडीशन टूट गई, तो लो को रिटर्न कर दो, लो को रिटर्न कर दूंगा, लो में ही आंसर है मेरा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं इसी सेम कोड को, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 11, 15, 20। मैंने एक 7 साइज़ का एक और एरे ले रखा है, तो इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 6। तो सबसे पहले लो बनाते हैं 0, हाई कर देते हैं 6। सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू, तो 0 + 6 दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3, तो मिड की वैल्यू आ गई 3। तो हम कंपेयर करेंगे कि a ऑफ मिड दैट इज़ 3 जो है छोटा है हमारे टारगेट। अच्छा, टारगेट तो लिया ही नहीं, टारगेट को मान के चलिए हमने ले रखा है 29, ठीक है। तो टारगेट हमारा 29 है, तो टारगेट 29 है जो कि छोटा है एरे ऑफ 3 से, एरे ऑफ 3 26 है, तो 29 हो गया जो छोटा है ए ऑफ 3। तो एल को कर दो मिड +1, है ना, देखिए एलिमेंट छोटा है तो एल को कर दो मिड +1 दैट इज़ 4, और हाई तो रहेगा एज इट इज़ दैट इज़ 6। तो मिड की वैल्यू निकालोगे तो आप 6 + 4 दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5। ए ऑफ 5 क्या है, 30 जो है वो बड़ा है 29 से, तो लो रिमेन्स लो। अगर ए ऑफ मिड अगर बड़ा है, एल्स में आ जाओ, ए ऑफ मिड छोटा नहीं है ना, छोटा नहीं है तो बड़ा है, तो बड़ा है तो लो को रखो सेम दैट इज़ 4, और हाई में ऐसा नहीं कर दो मिड -1 दैट इज़ 5। तो मिड की वैल्यू आ जाएगी इस बार 4 + 5 दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4.5, बट हम कंसिडर करेंगे केवल फ्लोर वैल्यू, तो ये हो जाएगा मिड 4। तो ए ऑफ m दैट इज़ 4 जो है बराबर है हमारे
29 के। तो अगर वैल्यू छोटी होती है तभी मिड को प्लस करो, अदरवाइज हाई में मिड माइनस 1 माइनस करो। मतलब अगर बड़ा हुआ ए ऑफ मिड अगर बड़ा हुआ या बराबर हुआ एलिमेंट के, दोनों ही केस में लो को सेम रखना है और मिड हाई में असाइन कर देना मिड माइनस 1 दैट इज 3। अब देखिए यहाँ पे जो है लो क्रॉस कर दिया हाई को, मतलब लूप टूट गया और जो भी लो में है उसे रिटर्न कर दो 4, और 4 में ही हमारा आंसर है 29। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला कोड जो है कैसे काम करता है। ये वाला कोड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला कोड तभी काम करता है जब आप 100% श्योर होते हो कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो मेरे एरे में प्रेजेंट है। और ये वाला कोड हम तब यूज़ करते हैं जब आप बिल्कुल श्योर नहीं होते कि जिसे आप ढूंढ रहे हो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जब होता है तो मिड में रिटर्न हो जाता है, और अगर नहीं होता तो -1 रिटर्न करता है। इस केस में जो हमारा आंसर है वो मिड कंटेन करता है, और इस केस में जो हमारा आंसर है वो लो कंटेन करता है, वो जैसा आपने देखा भी। ये वाले कोड में लिखने में और ये वाले कोड को लिखने में कुछ अंतर नहीं है। मैंने जो दूसरा कोड लिखा है बाइनरी सर्च का, उसमें मैंने बस इतना वाला जो पार्ट है वो बस क्रॉप कर दिया है, ये इतना पार्ट क्रॉप कर दिया है, और आखिरी में -1 की जगह मैंने लो रिटर्न कर दिया है। बाकी सारा का सारा कोड एकदम डिट्टो सेम है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। तो इसका एक पार्ट तो हो गया, इसका एक पार्ट तो डन हो गया। अब रहा पार्ट दूसरे का कि फाइंड द kth एलिमेंट। इसे भी हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, इसमें तो पूरा प्रॉब्लम ही है अपना। अच्छा, फाइंड द kth एलिमेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ बाइनरी सर्च के को डिस्कस करने के अप्रोच को डिस्कस करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि भाई बाइनरी सर्च में तो पहली कंडीशन ये होती है कि सारी चीज़ें जो शॉर्टेड होती हैं, तो जब चीज़ें शॉर्टेड हैं तो उस पर kth एलिमेंट सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च का यूज़ करने का क्या मतलब जो काम कांस्टेंट टाइम में ही हो जाता है उसके लिए ऐसा लॉगरिदमिक लगा करके एलिमेंट को सर्च करने का क्या मतलब है। हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है फाइंडिंग द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स। अगर मैंने किसी तरीके से एक एरे में kth एलिमेंट को फाइंड कर लिया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च, तो मैं कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के अंदर भी फाइंड कर लूँगा, क्योंकि एक एरे जो होता है वो एक मैट्रिक्स है। एरे जो है एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 1 क्रॉस n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने बाइनरी सर्च की हेल्प से अगर kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर लिया एरे में, तो मुझे कहीं ना कहीं एक रूट मिल जाएगा कि मैं मैट्रिक्स के अंदर भी kth स्मॉलेस्ट को फाइंड कर लूँ, क्योंकि मैंने जस्ट बोला कि एरे जो है वो एक मैट्रिक्स ही होता है। आप देख भी पा रहे होगे कि एक एरे जो होता है वो मैट्रिक्स ही होता है, बस उसका रो जो होता है वो 1 होता है और ये n कॉलम्स होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, तो भाई बाइनरी सर्च में मैंने अभी 2 कोड बताए। एक जहाँ पे आपको 100% श्योर होते हो कि आप जिसे ढूंढ रहे हो 100% श्योर होते हो कि आप जिसे ढूंढ रहे हो मेरे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैंने उसके लिए एक अलग कोड बताया। आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि जिसे आप ढूंढ रहे हो प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए मैंने अलग कोड बनाया। तो भाई kth एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आप कौन सा वाला बाइनरी सर्च का कोड यूज़ करोगे? अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको पता चलेगा कि जो बाइनरी सर्च का जो दूसरा वाला कोड है वो कहीं ना कहीं मुझे इस वाले मतलब kth एलिमेंट को फाइंड करने में ही हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि kth एलिमेंट अब मैंने इस वाले कोड को जब मैंने इसको डिस्कस किया, मैंने बार बार ये लाइन बोली है कि आप 100% श्योर हो कि आप जिसे ढूंढ रहे हो मेरे एलिमेंट में प्रेजेंट है। kth एलिमेंट मेरे एरे के अंदर 100% प्रेजेंट होगा, है कि नहीं? kth एलिमेंट तो एरे में तो प्रेजेंट ही होगा ना। आपको ये बोलेगा कि मेरा kth एलिमेंट एरे में प्रेजेंट ही है नहीं, ये तो सेंस ही नहीं बनाता अनटिल एंड अनलेस ऑफ कोर्स कि वो k की वैल्यू एरे के साइज से ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन क्वेश्चन प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में कांस्टेंट दे रखा है कि k की वैल्यू जो है वो एरे के साइज से कम है, तब तो 100% हो गया ना। मतलब आप 100% श्योर हो कि kth एलिमेंट जो है वो मेरा एरे में प्रेजेंट है, पर वो कौन सा है मुझे वो नहीं मालूम है, पर मैं ये इतना श्योर कह सकता हूँ कि मेरा जो kth एलिमेंट है वो मेरे एरे में ही प्रेजेंट है, मतलब मेरे मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। तो मैं कहीं ना कहीं यही वाला कोड को यूज़ करूँगा। तो इस वाले कोड को अगर यूज़ करूँगा तो मेरा आंसर किस में आता है? लो में आता है। आइए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे kth एलिमेंट को फाइंड किया जाता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। यहाँ पर मैंने एक एरे ले रखा है और मुझे पता करना है कि थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा।
मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर चीज़ें शॉर्टेड होती है तो आप डायरेक्टली थर्ड का एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, बाइनरी सर्च के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट बाइनरी सर्च लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारा ज़रिया बनेगा ताकि हम मैट्रिक्स के अंदर kth एलिमेंट को भी आसानी से पता कर पाए। मैंने अभी बताया कि बाइनरी सर्च का जो दूसरा वाला कोड होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो जब जब हम लोग जब हमें एलिमेंट को फाइंड करना था, तो जितने भी मूवमेंट्स थे वो हम इंडेक्सेस पे करते थे, पर यहाँ तो हमें इंडेक्स ही निकालना है। तो हम मूव करेंगे एरे के अंदर रखी वैल्यूज़ को। मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या करते हैं, मतलब जब कभी भी हमें थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ कोई भी नंबर ऑफ मतलब कोई पोजीशन पे रखी वैल्यू को एक्सेस मतलब निकालना होता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च, तो हम करते क्या हैं, लो बनाते हैं, हाई बनाते हैं, जस्ट लाइक वी डिड इन नॉर्मल बाइनरी सर्च। लो में असाइन करते हैं लो वैल्यू, दैट इज़ लोएस्ट वैल्यू, दैट इज़ 11, और हाई में असाइन करते हैं हाईएस्ट वैल्यू। और सारा का सारा प्रोसीजर एकदम सेम होता है, बस एक आध जगह चेंज होता है, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर सेम होता है। बाइनरी सर्च एकदम एग्जैक्टली सेम काम करता है। तो हम क्या करते हैं, लो में एकदम लो वैल्यू असाइन करते हैं, लोएस्ट वैल्यू असाइन करते हैं, और हाई में हाईएस्ट वैल्यू असाइन करते हैं। और फिर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो हम प्रोसीड करते हैं कि कैसे कैसे चले, मतलब प्रोसीड करते हैं कि मिडिल से वैल्यू छोटी है या बड़ी है, उसके हिसाब से हम मूवमेंट करते हैं। तो अगर लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो मिड की वैल्यू आती है 61, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 30.5 आएगा, बट हम फ्लोर वैल्यू कंसिडर करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 30, अब हम करते क्या है, 30 से चेक करते कि कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर है, तो इंडेक्सेस कर देते पहले। तो अब इस पूरे एरे में आप चेक करो कि कितनी वैल्यूज़ 30 से कम है और बराबर है। 1 2 3 4, तो 4 जो है बड़ा है, इसको क्या के से, है ना। अब वैल्यू अगर बड़ी होती थी के से तो आप क्या करते थे, आप लो को तो सेम रखते थे, पर हाई को कर देते थे मिड -1, दैट इज़ 29। अब ये करने के बाद अब वापस मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू निकालोगे तो 11 + 29 दैट इज़ 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 20। तो आया मिड की वैल्यू 20। अब वापस चेक करो कि इस पूरे एरे में 20 से कितनी वैल्यूज़ कम है या बराबर है, तो केवल एक ही वैल्यू जो है कम है, एक, जो एक है वो छोटा है मेरे के से। अगर के से छोटा है तो एल को बढ़ा दो, दैट इज़ एल को बढ़ाएंगे मिड +1 से, दैट इज़ 21, और हाई जो हो जाएगा वो रहेगा रिमेन्स सेम, दैट इज़ 29। वापस से मिड की वैल्यू निकालो, तो 21 + 29 दैट इज़ 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 25। अब 25 से कितनी वैल्यूज़ कम है या बराबर है, तो हो जाएगा 3, है ना। 3 जो है हमारा वैल्यूज़ के बराबर है के। तो जैसे मैंने बताया, हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च का दूसरा वाला कोड। तो जब कभी भी वैल्यू छोटी होती थी तो हम लो को कर देते मिड +1, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी या बराबर है तो आप यूज़ करो मिड हाई असाइन मिड -1। जैसी वैल्यू बराबर हुई तो आप हाई लो को रखोगे रिमेन सेम, दैट इज़ 21, और हाई में असाइन कर दोगे मिड -1 दैट इज़ 24। फिर अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। तो इस बार आपकी मिड की वैल्यू आएगी 21 + 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 22। कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो 22 से छोटी या बराबर हैं, तो दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 जो है छोटा है के से, तो लो को कर दो मिड +1 दैट इज़ 23, और हाई को कर दो रिमेन सेम दैट इज़ 24। फिर से मिड की वैल्यू निकालो, तो आ जाएगा ये 23। 23 से कितनी वैल्यूज़ कम है, दैट इज़ 2 वैल्यूज़ कम है। 2 जो है छोटा है के से, तो लो हो जाएगा मिड +1 दैट इज़ 24, हाई रिमेन्स द सेम दैट इज़ 24। फिर से निकालो मिड की वैल्यू, दैट इज़ आएगा 24। 24 से कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर है, तो 3 वैल्यूज़ जो है वो कम है और बराबर भी है, लेस देन इक्वल टू चेक करते हैं। तो 3 आया, तो 3 आया, तो 3 जो है बराबर है मेरे के। तो मैं करूँगा क्या, लो रिमेन्स द सेम। यहाँ पे देखो आप, वैल्यूज़ बड़ी होती हैं या बराबर होती हैं, तो लो तो सेम ही रहेगा, बस हाई हो जाएगा मिड -1, तो लो रहेगा 24, और हाई हो जाएगा मिड -1 दैट इज़ 23। अब जैसे ही आप करोगे तो देखो लो की वैल्यू ज़्यादा हो गई मिड हाई से,
तो जो भी लो कंटेन कर रहा है वो कर दो रिटर्न। बाइनरी सर्च का दूसरा वाला कोड लो ही कंटेन करता है आंसर, तो लो हो जाएगा 24, और इसमें आप थर्ड वैल्यू चेक करो तो 24 ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ये 8 साइज का एक एरे ले रखा है, और इस पर मान के चलो इस बार आपको निकालना है 6th वैल्यू, दैट इज़ ये है आपका के। तो वही सेम प्रोसीजर, लो में रखेंगे लो वैल्यू दैट इज़ 10, हाई में रखेंगे हाईएस्ट वैल्यू दैट इज़ 50। अब निकालेंगे हम मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू आएगी 10 + 50 दैट इज 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30। तो 30 से कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर है? तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ कम है, तो 5 वैल्यूज़ कम बराबर है, तो 5 जो है वो लेस देन है के। तो 5 अगर लेस देन है के, मतलब अगर लेस देन है तो आप लो को कर दो मिड +1। सो लो की वैल्यू हो जाएगी मिड +1 दैट इज़ 31, और हाई रिमेन्स सेम दैट इज़ 50। दोबारा मिड की वैल्यू कैलकुलेट करो, 31 + 50 दैट इज़ 81/2, दैट इज़ आएगा 40.5 आएगा पर कंसिडर फ्लोर वैल्यू। तो 40 से कितनी वैल्यूज़ कम है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है वो बराबर है के। अगर वैल्यू छोटी होती है तो लो -1 मिड +1 करो, लेकिन बड़ी या बराबर होती है तो मिड को मतलब आई मीन हाई को करो मिड -1। सो लो रिमेन्स द सेम दैट इज़ 31, बट हाई बिकम्स मिड -1 दैट इज़ 39। अगेन कैलकुलेट द मिड वैल्यू 31 + 39, तो ये हो जाएगा 70, बट डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 35। तो 35 से कितनी वैल्यूज़ कम है? 1 2 3 4 5, सो 5 इज़ लेस देन के। सो low value becomes mid +1 that is 36, and high becomes remains the same that is 39. Again calculate the mid value. We repeat this process until low didn't crosses the high. So again we calculate 36 plus 39 divided by 2, so we get 37. So how many values are lesser than 37? So it's 5. The 5 is less than k, so low becomes mid +1 that is 38, and high remains the same that is 39. Mid equals to 38 plus 39 divided by 2, so it is 38. How many values are less than 38? It's 5. So 5 is less than k, so low becomes 38 plus 1 that is 39, and high remains the same that is 39. So again if you try to calculate the mid value, so mid value becomes 39 now, and 39, how many values are less than 39? 1 2 3 4 5, so 5 is less than k. So if it is less, then increment the lower value, so low value becomes mid +1 that is 40, and high remains the same that is 39. Now you can see जो लो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया हाई से, तो जो भी लो कंटेन कर रहा है वही मेरा आंसर होएगा 40। तो आप 6 कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 40, हमारा लो में 40 है, 40 रिटर्न हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कोई भी nth वैल्यू कोई भी kth वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एक शॉर्टेड मैट्रिक्स में बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। सो ये भी डन हो गया। सो आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम kth एलिमेंट को फाइंड करते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो अब हम इसे जनरिक करेंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम करते हैं, हम हर बार लो और हाई निकाल लेते हैं। चीज़ें शॉर्टेड हैं तो फर्स्ट और लास्ट ही लोएस्ट और हाईएस्ट होगा रिस्पेक्टिवली। फिर हम मिड निकालते हैं, मिड निकालने के बाद हम काउंट निकालते हैं कि कितनी वैल्यूज़ उससे कम है। उस काउंट के बेसिस पर हम चेक करते हैं कि के किधर लाई कर रहा है, मतलब के, अब के को कंपेयर करते हैं काउंट से। फिर उस के और काउंट के कंपैरिजन पे हम अपने लो और हाई को शिफ्ट करते हैं राइट या लेफ़्ट, और एट द एंड जो लो होता है वही हमारा आंसर कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी सर्च का दूसरा वाला जो है कोड यूज़ करते हैं, और जो लो होता है वही हमारा आंसर कंटेन करता है। एक बार हम इसके कोड पे नज़र डालते हैं, है ना, फिर आपको अच्छे से क्लियर होएगा कि क्या चल रहा है इधर। तो ये रहा वो कोड। तो सबसे पहले मैं एक लो बनाता हूँ। अब चीज़ें शॉर्टेड है तो सबसे लो तो होगा वो 0th इंडेक्स पे ही होएगा,
और हाई जो होगा वो लास्ट इंडेक्स पे होएगा। तो जब तक लो लेस देन इक्वल्स टू है हाई के, आप तब तक ही वाइल लूप चलाते हैं और हम हर बार मिड की वैल्यू निकालते हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा भी, कि लो हाई निकाला, मतलब वो तो फर्स्ट लाट से आ जाता है। फिर हमने मिड निकाला और चेक करते हैं कि कितनी वैल्यूज़ उससे कम या बराबर है। और ये चीज़ कैसे आ जाती है, डायरेक्टली आ जाता है, हम यूज़ करते हैं अपर बाउंड का। अगर आपने बाइनरी सर्च ऐसे से पढ़ा होगा तो आपको अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि अपर बाउंड काम कैसे करता है। इसमें बेसिकली हम 3 आइटरेशन नॉर्मली पास करते हैं। पहले दो तो वो होते हैं कि आपको कहाँ से लेकर के कहाँ तक किस में सर्च कर रहा है। तो मुझे वी इसी नाम के वेक्टर में बिगिन से लेकर के एंड तक सर्च करना है और उसमें एक एलिमेंट पास करता है। और वो करता क्या है कि इस वेक्टर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ इस एलिमेंट से छोटी या बराबर है। तो जैसे अगर 30 हम निकाल रहे थे तो 30 से कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर है, तो इसमें आप देख सकते हो कि 4 वैल्यूज़ है वो कम या बराबर है। तो ये बेसिकली वो 4 ही जो है वो रिटर्न करता है अपर बाउंड। तो अपर बाउंड की मदद से मैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी कम या बराबर है मिड से वो निकाल लूँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या वो नम जो है वो छोटा है मेरे के से, मतलब kth एलिमेंट से। अगर वो छोटा होता है तो लो में असाइन करता हूँ मिड +1, अदरवाइज मैं हाई में असाइन करता हूँ मिड -1। और एट दी एंड मेरा लो में जो है वो आंसर आता है। और क्यों आता है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च का दूसरा वाला कोड। पूरा का पूरा कोड ये वाला सेम है, उसमें थोड़ी जगह से चीज़ें चेंजेज है। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं आपको एक नोट यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। इस वाले कोड में जिसमें हम एलिमेंट को सर्च कर रहे थे, और इस वाले कोड में जिसमें हम kth एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सिमिलर दिखेंगे, मतलब एकदम अपोजिट जैसा काम करती हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट सर्च कर रहे थे तो जो भी हमारी के मतलब यहाँ पे हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हम kth एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मूवमेंट्स थी वो सारी मूवमेंट्स जो है वो इंडेक्सेस कर रहे थे, इंडेक्सेस इधर उधर हो रहे थे। और यहाँ पर हम मूवमेंट्स बेसिस ऑन द वैल्यूज़ हम इधर उधर कर रहे हैं, है ना। दोनों में ही बाइनरी सर्च लग रहा है, बट थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस हैं, क्वेश्चन के डिमांड पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई, बट मोटो सेम है बाइनरी सर्च का ही, और दोनों ही केस में बाइनरी सर्च ही लग रहा है। यहाँ पे हम एलिमेंट सर्च कर रहे थे तो के को इधर उधर कर रहे थे, आई मीन इंडेक्सेस को इधर उधर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इंडेक्स फाइंड करना था इस वाले के, हाँ, यहाँ पे हमें इंडेक्स फाइंड करना था, तो हम सारी वैल्यूज़ को इधर उधर कर रहे थे। आई होप आपको कुछ फील हो रहा होगा कि बाइनरी सर्च तो दोनों में लग रहा है, बट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमें एलिमेंट फाइंड करना था तो हम इंडेक्सेस के बेसिस पे मूव कर रहे थे। यहाँ पे हमें केस वैल्यू फाइंड करना था तो हम वैल्यूज़ के बेसिस पे जो है राइट और लेफ्ट मूव कर रहे हैं, रीजन डिसाइड कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला कोड कैसे काम कर रहा है, हमने कैसे kth स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड किया एक शॉर्टेड मैट्रिक्स में, आई मीन शॉर्टेड एरे में, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। सो अब इसी को मैं जनरल कर दूंगा और आपसे डिस्कस करते हैं अब कि मैट्रिक्स में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो आई होप आपको अब तक तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैट्रिक्स में चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब मैट्रिक्स में भी सारा का सारा कोड एकदम सेम रहेगा, सारा का सारा कोड सेम रहेगा। आप खुद ही देख लो ना, लो की वैल्यू वही रहेगी, हाई की वैल्यू, आप लो की वैल्यू को क्या, अब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो यहाँ का जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वो लो में आ जाएगा, यहाँ का सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लो और हाई तो सेम ही रहेगा, मिड आप हर बार निकालोगे, बस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हमारे ये वाला जो कोड है वो एरे में काम करता है, तो हमारा एक ही आइटरेशन में काम हो गया। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए हमें यहाँ पे बस एक सिंपल सा लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाऊंगा और हर बार काउंट को मैं कितनी वैल्यूज़ उससे कम है उसे मैं प्लस प्लस कर दूंगा, और एट द एंड सेम ये कंडीशन तो सेम ही रहेगी। अगर वैल्यू कम है तो भैया लो में असाइन कर दो मिड +1, अदरवाइज हाई में असाइन कर दो मिड -1। बाकी सारा का सारा कोड सेम रहेगा। एक एग्जांपल समझते हैं, इस जो मैं बोल रहा हूँ इसे एग्जांपल समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें 4x4 का एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लो की वैल्यू निकालते हैं। तो लो की वैल्यू तो सबसे पहला वाला होगा क्योंकि रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड है, तो सबसे जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम, तो 16 होएगा। और हाईएस्ट वैल्यू लास्ट में होगा क्योंकि रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड है, तो n-1 रो n-1 कॉलम, सो ये हो जाएगा 94। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की वैल्यू अगर मान के चलो दिया हुआ है 3rd, ये वही वाला एग्जांपल है जो आपने फ्रंट पेज पे देखा था इंट्रोडक्शन वाला।
तो मिड की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो 16 + 94 दैट इज़ 110 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 55। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं 55, वही सेम एरे की तरह सोचो जो हम कर रहे थे, वहाँ पे हम एक था, यहाँ पे मल्टीपल है। तो अब कितनी वैल्यू जो है 55 से छोटी है। आप कोड में मत सोचो कि कोड में कैसे काउंट करेंगे, वो तो मैंने जैसे बताया कि आप अपर बाउंड का यूज़ कर सकते हो। तो 55 से पहले रो में कितनी वैल्यूज़ कम है, तो 2 कम है, दूसरे में 2 कम है, दूसरे में 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1। तो 2 + 2 + 2 दैट इज़ 6 + 1 7। तो 7 की वैल्यूज़ जो है वो बड़ी है हमारे के से। तो आप लो में तो सेम रहेगा, जब वैल्यू बड़ी होती है तो या बराबर होती है तो हाई में असाइन करो मिड -1, है ना। तो लो तो रहेगा सेम दैट इज़ 16, और हाई में आ जाएगा मिड -1 दैट इज़ 54। और वापस से मिड की वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज़ 70, है ना। 16 + 54 दैट इज़ 70, 72, 70 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ आ जाएगा 35। तो अब यहाँ पे करो 35। तो देखें कि 35 से कितनी वैल्यूज़ कम है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ कम है, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, तो 0। तो 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4। 4 जो है वो बड़ा है हमारे के से, के तो 3 है। सो बड़ा है तो L remains the same that is 16 and high becomes mid -1 that is 34. Mid value becomes 16 + 34 that is 50 and 50 divided by 2 that is 25. कैलकुलेट करो 25। तो 25 से कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर है, तो पहले में तो 1 है, दूसरे में भी 1 है, उसके बाद ये 22 41 है, तो एक ही हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आया 2। तो 2 वैल्यू कम है हमारे के से। अगर वैल्यू कम है के से तो लो में असाइन कर दो मिड +1 दैट इज़ 26 एंड हाई रिमेन्स द सेम दैट इज़ 34। वापस से मिड की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30। तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं 30 से कितनी वैल्यूज़ कम है इधर, तो पहले में तो 2 है, दूसरे रो में 1, तीसरे रो में 1, चौथे रो में 0, तो 4 is greater than k, so low remains the same that is 26 and high becomes mid -1 that is 29. Now calculate the mid value, so it becomes 55 divided by 2, it becomes 27 mid floor value. So 27 से कितने वैल्यूज़ कम है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे रो में, तो 27 में पहले से 1, दूसरे में 1, तीसरे में भी 1 और चौथे में तो एक भी नहीं, तो 3 बराबर है के। बड़ा होता है या बराबर होता है तो लो तो रहेगा सेम दैट इज़ 26, और हाई में असाइन कर दो मिड -1 दैट इज़ 26। सो वापस से अगर मिड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 26 + 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 26। तो दोबारा कैलकुलेट करेंगे भैया, 26 से कितनी वैल्यूज़ कम है, तो 1 1, दूसरे में 0 0, सो 2 इज़ लेस देन के। सो लो में असाइन कर दो मिड +1 दैट इज़ 27, और हाई में असाइन कर देंगे हम, हाई तो सेम रहेगा, हाई रहेगा 26। अब देखो लो जो है वो ज़्यादा हो गया हाई से, तो जो भी लो में है वो रिटर्न कर दो दैट इज़ 27। और आपको याद होगा, तो ये था वो इंट्रोडक्शन वाला पेज, तो आपको याद ये वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पे थर्ड था, तो देखिए 27 आंसर आ रहा था, और यहाँ पे हमारा आंसर भी 27 ही रिटर्न हो रहा है। अब हम देखते हैं ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो दूसरा वाला 4x4 वाला मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस ही करेंगे। तो सबसे पहले लो में असाइन करेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे होगी तो 10, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी 50, और के की वैल्यू है यहाँ पर 7, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू आएगा 50 + 10 दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30। तो 30 से कितनी वैल्यूज़ इधर कम है पहले रो में, तो पहले रो में कितनी वैल्यूज़ 30 से कम है, तो कम या बराबर है हमें, तो यहाँ पे तो 3 कम है, दूसरे में 2, तीसरे में 2, और लास्ट में 0, तो कुल मिला के कितना हुआ, ये हो गया 7, बराबर हो गया 7 के। तो बड़ा या बराबर होता है तो लो को रखो सेम भैया दैट इज़ 10, और हाई में असाइन कर दो मिड -1 दैट इज़ 29। फिर दोबारा मिड की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 39 डिवाइडेड बाई 2 19 आएगा, है ना। सो कैलकुलेट करो कि 90 से कितनी वैल्यूज़ कम है पहले तो सारे रोज़ में, तो पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में तो कोई भी नहीं, चौथे में भी कोई नहीं। सो कितनी वैल्यूज़ हुई 2, तो 2 इज़ लेस देन के। सो 2 अगर कम है लेस से, मतलब 2 अगर कम होता है के से, तो आप करते हो मिड +1 लो में, तो लो में मिड +1 करोगे तो हो जाएगा 20,
और हाई रिमेन्स द सेम दैट इज़ 29। तो अगर आप मिड निकालोगे तो 49 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 24 फ्लोर वैल्यू सेवर। तो 24 यहाँ पे आ जाएगा 24। तो 24 से कितनी वैल्यूज़ कम है पहले सभी रोज़ में? तो पहले में तो 2 कम है, इसके में 1, तीसरे में 1 और इस पर 0, तो 4 आया। 4 जो है वो छोटा है के से, तो एल में आसानी करो मिड प्लस 1 दैट इज़ 25, 24 है 25, और हाई में आ जाएगा, सॉरी आई होप आपको दिख रहा होगा, मिस हो गया, हाई में आ जाएगा 29, मतलब सेम ही रहेगा। तो मिड वैल्यू निकालो तो आ जाएगा 25 प्लस 29 दैट इज़ 54 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 27। तो 27 से कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर है? तो 27 से कितनी वैल्यूज़ कम या बराबर? तो पहले में 2, तीसरे में भी 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में 1 और चौथे में 0। So 4 plus 1 that is 5, 5 is less than k, so L becomes mid plus 1 that is 28 and high remains the same that is 29. And if you try to calculate mid, it is becomes 28. Now again check how many values are lesser than 28 in all rows. 28 से कितनी वैल्यूज कम है? तो 2, 1 और 0, तो 5 ही हुआ ये, तो 5 is less than k, सो मिड प्लस 1 एल में आसानी करो दैट इज़ 29 और हाई भी रहेगा सेम 29, और मिड कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 29। 29 से कितने वैल्यूज़ कम है सभी रोज़ में? पहले में 2 है, तीसरे में भी 2 है, तीसरे में भी 2 है, चौथे में 0। सो ये हो गया 6 लेस देन के। सो लेस है तो मिड प्लस 1 करो लो में, दैट इज़ हो जाएगा 30 और हाई रिमेन्स द सेम दैट इज़ 29। अब देखो लो जो है 30 और हाई हो गया 29, लो की वैल्यू ज़्यादा हो गई हाई से, तो जो भी लो में है वो 30 रिटर्न कर दो। आपने यहाँ पे देखा भी था कि जो 30 है वो 7th है वो रिटर्न हो जाता, यहाँ पे हमने वही किया है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ कि कोड कैसे करेंगे। सो ये रहा कोड, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स का, और इसे ही हम kth एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स नाम का क्वेश्चन भी कहते हैं। तो यही इसका कोड है। तो इसमें आपको मैट्रिक्स दिया जाता है, इसका डायमेंशन मैक्स होता है, वो मैक्स डिफाइंड है 1000 है, और इसका एक डायमेंशन n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक से काम चल जाएगा, और आपने जो है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है निकालने का है। सबसे पहले हम लो और हाई असाइन करते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू। अगर आपका से मैट्रिक्स है तो आपने देखा भी हर जगह मैक्स मिनिमम यहाँ पे होएगा, मैक्सिमम यहाँ पे होएगा, तो मिन मैक्स मैंने असाइन कर दिया। रो एंड कॉलम में एन, रो और कॉलम बनाए एन, कोई ज़रूरत नहीं है पर ऐसे आपको फील देने के लिए। तो जब तक लो कम है या बराबर है हाई के, अब तब तक ये जो है लूप चलाओ। और आप लूप में करना क्या है, सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालो जैसे आप हर बार कर रहे हैं, काउंट के वैल्यू 0 रखो। अब आपको काउंट समझ में आएगा कि 0 क्यों कर रहा है। जितने भी रोज़ हैं उन सभी में अपर बाउंड निकालो। अपर बाउंड का सिंपल सा काम होता है कि कितनी वैल्यूज़ इस मिड से कम है या बराबर, उन सब का काउंट करो और इस काउंट में प्लस इक्वल्स टू कर दो अपर बाउंड को। पूरा रो चल जाने के बाद आपको एक काउंट में वैल्यूज़ आ जाएंगी कि कितनी वैल्यूज़ सारे रोज़ में कम है। जैसा हमने एग्जांपल में भी देखे कि ये जितने भी 2, 2, 2, 1, ये कंपेयर करना, ये सारे जो जोड़ने वाला काम है ये सारा ये लूप कर देगा। फिर हम कंपेयर करेंगे कि काउंट की वैल्यू हमारे के से छोटी है या बड़ी या बराबर है। अगर वैल्यू छोटी है तो मिड प्लस 1 करो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, देखिए छोटी है, यहाँ पे छोटी है तो वैल्यूज़ हम मिड प्लस 1 करते थे। अगर वैल्यू बड़ी या बराबर है तो मिड माइनस 1 करो। अगर देखिए वैल्यू बड़ी वैल्यू होती थी तो मिड माइनस 1 करते थे, वैल्यू बराबर होती थी तो भी मिड माइनस 1 करते थे, और एट दी एंड हमारा आंसर जो है वो लो में रहेगा। आई होप आपको रीज़न पता है कि लो में क्यों रहेगा। लो में रहने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है बाइनरी सर्च का वो दूसरा वाला कोड, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये दूसरा कोड क्यों कब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें kth एलिमेंट पता तो है कि वो मैट्रिक्स में है, पर वो किस जगह पे है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए हम दूसरे को बाइनरी कोड का दूसरा वाला यूज़ करते हैं कोड, और लो में हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा लो जो है वो रिटर्न हो रहा है, लो में हमारा आंसर जो है वो रिटर्न हो रहा है। हमने ये जो kth वाला जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर हमें एक वेक्टर मिला था 1D एरे, आई मीन 1 क्रॉस n नामक का वेक्टर, मतलब एक एरे मिल रहा था जिसमें सिर्फ उसकी एक ही रो थी। यहाँ पर मल्टीपल रोज है,
तो पूरा का पूरा कोड एकदम सेम है, बस यहाँ पे जो हम एक रो के लिए कर रहा था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर हम सिंपल एक रो के लिए कर रहे थे, बस यहाँ पे हम मल्टीपल रो के लिए कर रहे हैं, बाकी सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे हमारे कोड को भी प्लस करना पड़ रहा है, काउंट को भी प्लस करना पड़ रहा है, और यहाँ पे तो एक सिंगल ही रो था ना, तो उसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर यहाँ पे नम जो है काउंट में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रोज है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। तो अगर वैल्यूज़ कम है काउंट तो +1 करो, जैसे यहाँ पे था, कम है तो +1 करो, और अगर ज़्यादा है या बराबर है तो -1 करो, और आंसर लो में है, यहाँ भी लो में है, सब कुछ सेम है भाई, है ना। सो अब एक बार देख लेते हैं अपर बाउंड का क्या कोड है। यहाँ पे रहा अपर बाउंड का कोड, है ना। यहाँ पे आप अपर बाउंड का STL यूज़ कर सकते थे, पर लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो मैट्रिक्स मिला है वो वेक्टर नहीं है, वो इंट टाइप का है, तो आप अपर बाउंड वो फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। पर खैर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ बना दिया है अपर बाउंड। ये रहा उसका कोड, आप देख सकते हो कि अपर बाउंड का कोड क्या कैसे काम कर रहा है। सिंपल सा अपर बाउंड का यही काम है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस x से छोटे या बराबर है वो मुझे रिटर्न करके दे दो, और मैं उस रिटर्न एलिमेंट को जो है प्लस कर दूंगा। अपर बाउंड अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है ना। उस वीडियो को अभी मैं इस टॉपिक मतलब इस टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। सो अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि आप अपर बाउंड पे भी बना दो, तो मैं उसे बना दूंगा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है अपर बाउंड। सो लेकिन अगर आपने बाइनरी सर्च कर रखा है तो अपर बाउंड आपने देख रखा होगा। मैं आपको कोड भी दिखा दे रहा हूँ कि ये रहा उसका अपर बाउंड का कोड, आप देख सकते हो। अपर बाउंड का कोड ये रहा। लेकिन अगर आप अलग से वीडियो बना करके बोलोगे समझाने के लिए तो मैं समझा दूंगा। मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। सो अपर बाउंड सिंपल सा यही काम करता है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एरे में इससे कम या बराबर है। तो मैं इसमें करता क्या हूँ कि हर एक रो को सेंड करता हूँ विथ मिड की वैल्यू, वो मुझे रिटर्न कर देता है, मैं उसे सिंपली प्लस कर देता हूँ। सो आई होप आपको सारा डिस्कशन समझ में आया होगा, कोड आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।